हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। करिए, वीडियो ऑन करिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ। कितने लोग आएंगे? क्या रीजन है? सब लोग ये बात कहाँ से आ गई बीच में? क्लास के बाद बात करना इसके बारे में। अभिमन्यु, तू आने वाला था ना ऑफलाइन क्लास में? हेलो अभिमन्यु। अभिमन्यु, कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर। हाँ, तू ऑफलाइन क्लास में आने वाला था, क्या हुआ? हाँ सर, अभी आ नहीं पाया सर, अभी घर पे अकेला ही था सर। हाँ, ऑप्शन मिल गया तो फिर ऑनलाइन ही शुरू हो जाता है ना। नहीं नहीं सर, वो आने ही वाला था, मैं अभी कुछ था ही नहीं घर पे। चलो स्टार्ट करते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D। ओके, करें स्टार्ट। अवंतिका, वीडियो। नेट स्लो चल रहा है। समरत। ओके। सो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होता है, मतलब जैसे हम लोग 2D में पढ़ते हैं तो 2D में एक प्लेन होता है। से दिस इज द प्लेन, एक्स वाई से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, दैट मींस लेंथ एंड ब्रेड्थ, ओनली 2 डायमेंशंस आर देयर। ठीक है। 3D में वी विल डील विद द स्पेस, उसमें हाइट भी यूज करेंगे। ओके। वैसे तो आइंस्टीन ने 4D निकाला था, दैट इज टाइम, और उसमें ऐड कर दिया था। बट अगर मैथमेटिकली सोचें, थियोरेटिकली, तो वी कैन डिफाइन इवन n डायमेंशन। ओके। खैर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अपन 3D तक की ही अपने आप को कन्फाइन रखेंगे।
तो 3D में वी डील विद द स्पेस रादर देन अ प्लेन। ओके, अब स्पेस में क्या होगा, लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, एज वेल एज हाइट भी हो गया। तो वी यूज 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जस्ट लाइक 2D में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूज करते हैं, वैसे ही हमने एक और एक्सिस इसमें ऐड कर दिया। ओके, 3D में एक और फायदा ये होता है कि हम वेक्टर के साथ जब डील कर सकते हैं, वेक्टर्स को वी कैन यूज अ लॉट। ऑफ कोर्स 2D में भी हम वेक्टर्स यूज कर सकते हैं, उसमें सिंपली आई और जे का कंपोनेंट लेना होता है। 2D में ऑल्सो वी कैन यूज वेक्टर्स, बट 2D हम जनरली वेक्टर्स इसलिए नहीं यूज नहीं करते क्योंकि उसमें रिजल्ट सिंपल होते हैं। वी कैन डील विदाउट वेक्टर्स। ऑफ कोर्स वेक्टर से भी आप कर सकते हो, वेक्टर से आप इलिप्स की इक्वेशन निकाल सकते हो, हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल सकते हो, पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हो वेक्टर फॉर्म में, बट दे आर नॉट वेरी इजी टू डील विद, इसलिए हम लोग उसको अवॉइड कर देते हैं। बट 3D में वी विल डील विद द स्ट्रेट लाइन इन 3D, प्लेन इन 3D ऑब्वियसली, ठीक है, एंड थर्ड इज स्फीयर। ये 3 चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं 3D में। 3D में हम लोग 2 तरीके से हर चीज को डील करेंगे, वन इज कार्टेशियन फॉर्म एंड वन इज वेक्टर फॉर्म। बिकॉज वेक्टर्स वी कैन यूज, तो हर चीज का मैं कार्टेशियन फॉर्म भी बताने वाला हूं और उसी का वेक्टर फॉर्म भी बताने वाला हूं। दोनों को मिक्स नहीं करना है। जब हम वेक्टर से यूज कर रहे हैं तो वेक्टर्स यूज करना है, जब कार्टेशियन यूज कर रहे हैं तो केवल कार्टेशियन यूज करना है। जस्ट लाइक 2D में x और y हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट लेते हैं, वैसे ही 3D में हम लोग x, y एंड z 3 कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे किसी भी पॉइंट के, ठीक है। तो ये सब चीजें 3D में हो गया। अब 2D में हम क्योंकि पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इनको हमने क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 बोल दिया। ये 2D में हो गया। ऐसे ही हम 3D में क्या करेंगे, 3D में हम 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 into 2 into 2 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज करो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस। तो टोटल मिला के 8 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 8 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो उनको क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट्स। ऑक्टेन 1 2 3 4, सिमिलरली 5 6 7 8 ऑक्टेंट्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कोशिश करता हूं समझाने की, जैसे मैंने ये वाला यूज किया, ये सपोज दिस मिडिल फिंगर इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो मेरा जो थंब है, ये वाला ऊपर वाला जो थंब है, वो पॉजिटिव जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को बंद कर दिया इस तरह से, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इंक्लूडिंग द थंब, दैट इज द ओरिजिन, ठीक है। अब यहां से इस मिडिल फिंगर के ऊपर जो है वो ये वाला क्वाड्रेंट, सपोज मैंने ये वाला ऑक्टेंट यूज किया, तो इसमें सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी मिडिल फिंगर से ऊपर, ठीक है। ये मिडिल फिंगर मैंने ऐसे क्लोज किया और ये वाला ओपन किया ऐसे, दिस इज एक्स एक्सिस। ये ऐसा करता हूं, ये बंद कर देता हूं, ये भी बंद कर देता हूं, ऊपर वाला ये बंद कर देता हूं, ये दिस इज क्लोज्ड, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं समझाने की, पता नहीं कितना समझ में आएगा। नाउ ये वाला जो पार्ट है दिस वन, ठीक है, वो बताना है। दिस इज पॉजिटिव हो गया सब चीजें यहाँ पर, इस साइड में x नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव हो जाएगा, z पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और जो मिडिल फिंगर से नीचे वाला है उसमें z क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मिडिल फिंगर्स के नीचे वाला जो पार्ट है, चारों पार्ट 1 2 3 4, इन चारों में क्या हो जाएगा, z नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मिला के हम 8 पार्ट्स में पूरे स्पेस को डिवाइड कर सकते हैं। इज दैट ओके, ठीक है। अब सबसे पहला फॉर्मूला वही आता है जो कि हम उसमें भी पढ़ते हैं 2D में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है, तो कोई भी 2 पॉइंट स्पेस में मैंने लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला, any 2 points if we take in the space, say x1 y1 z1 and b is x2 y2 and z2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर है x1i प्लस y1j प्लस z1k, इसका पोजीशन वेक्टर है x2i प्लस y2j प्लस z2k, ठीक है। दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने वेक्टर निकाला ab विच इज इक्वल टू दिस माइनस दिस हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 इंटू i प्लस y2 माइनस y1 इंटू j प्लस z2 माइनस z1 इंटू k।
तो जो मॉड होगा ए बी का वही तो डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच में, विच इज ए बी, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. This is the distance formula between the 2 points in 3-dimensional geometry. ठीक है. अब 2D में क्या होता है, दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन हो गया. ठीक है. इन दोनों एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस. ऑफ कोर्स 3D में 3 एक्सिस हो जाएंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ठीक है. पॉजिटिव सिस्टम में ऑलरेडी समझा चुका हूं. एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ अगर हम राइट हैंड वाले पाम को मूव करेंगे तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ हो जाएगा. ठीक है. तो दीज आर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ये थर्ड वाला मैंने ऐसे पकड़ रखा है पेन, जो कि बाहर निकल रहा है बोर्ड के प्लेन से. ओके. नाउ कोऑर्डिनेट प्लेन्स, कोऑर्डिनेट प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन 3D. ठीक है. ये वाला जो प्लेन है, ये जो प्लेन है उसको हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है. ठीक है. ये वाला प्लेन वाई जेड, ये वाला जेड इधर हो गया, तो दिस इज वाई जेड प्लेन, दिस इज वाई जेड प्लेन. ठीक है. ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाला प्लेन कौन सा हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन. 3 प्लेन्स हो जाएंगे. ठीक है. फिर से समझा देता हूं. एक प्लेन तो यही हो गया एक्स वाई प्लेन. ठीक है. ये वाला प्लेन हो जाएगा वाई जेड प्लेन और ये वाला प्लेन हो जाएगा एक्स जेड प्लेन. ठीक है. दिस इज एक्स जेड प्लेन, दिस इज वाई जेड प्लेन एंड दिस इज एक्स वाई प्लेन. सो देर आर 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन. आगे समझ में यहाँ तक. ठीक है. तो सपोज आप किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेते हो एक्स वाई जेड, ये मैंने यहाँ पे जेड एक्सिस लिया. से देयर इज अ पॉइंट हियर P which has the coordinates x y z. तो x will represent what, x क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा, जैसे 2D में बात करते हैं, 2D में x और y क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं, x और y, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. ऑफकोर्स डिस्टेंस में मॉड और आ जाता है, बट अभी मैं मॉड नहीं यूज कर रहा हूं. बट ये वाला दिस इज x, यानी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और y क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. ठीक है. तो अब इसी तरह से मुझे बताना है कि कोई पॉइंट है यहाँ पे मेरे पास में, P पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स x y z हैं. तो व्हाट इज x, व्हाट इज y एंड व्हाट इज z. सर सर मैं ट्राई ये क्यों पूछता, मैं ट्राई करूं, 11th वाली क्लास में जरूर पूछ सकता है, इसमें नहीं. हाँ. सर x जो है वो तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई जेड प्लेन हो जाएगा, z हाँ. जो है वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, और y जो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स जेड प्लेन हो जाएगा. ठीक है. देखो यहां से ये मैंने पॉइंट लिया एक्स वाई जेड, इसका मतलब ये जो वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, पॉइंट यहां पर है, इससे इसका डिस्टेंस, दैट इज वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, हाउ मच, एक्स डिस्टेंस, तो वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया. ठीक है. सिमिलरली यहां पे मैंने पॉइंट लिया हुआ है, इसका वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब आप वाई एक्सिस की तरफ कितना चल रहे हैं, तो वाई एक्सिस के पैरेलल एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो दैट दिस विल मीट एट एक्स जेड प्लेन. तो एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट. ठीक है. सिमिलरली जेड, जेड इज द डिस्टेंस, हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन से अपन जेड एक्सिस की तरफ कितना मूव कर रहे हैं, दैट इज जेड कोऑर्डिनेट. ठीक है. दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट इन द स्पेस. आएगा समझ में. ठीक है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट इन द स्पेस. नाउ सेक्शन फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होता है जैसा हमारे पास 2D में होता है, बस सिर्फ इतना सा फर्क है कि वहां पर z कोऑर्डिनेट नहीं होता, इसमें z कोऑर्डिनेट और ऐड हो जाएगा.
ठीक है, तो सपोज देयर इज अ लाइन इन द स्पेस joining A and B and P is a point dividing the line segment AB in the ratio of m:n, ठीक है। ऐसे ये A है, ये वाला B है और यहाँ पर P है जो कि m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, इसके x2 y2 z2 है, m:n का रेशियो है, देयरफॉर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे m into x2 plus n into x1 divided by m plus n, m into y2 plus n into y1 divided by m plus n, and m into z2 n into z1 divided by m plus n for internal division। इंटरनल डिवीजन के लिए ये हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए माइनस आ जाएगा बीच में, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए माइनस आ जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा। दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। तो यहां से मैं मिड पॉइंट निकाल सकता हूं, 1:1 का रेशियो हो जाएगा मिड पॉइंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स। तो x2 plus x1/2, y2 plus y1/2, z2 plus z1/2, ठीक है। 3D में अगर अपन कोई ट्राइंगल बनाते हैं तो उसके जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3, z1 plus z2 plus z3 divided by 3। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, केवल एक नया कोऑर्डिनेट यूज हो गया है, ठीक है। 3D में एक और यूज कर सकते हैं, दैट इज टेट्राहेड्रन, है ना। सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन क्या होगा, जैसे सपोज मैंने ये ले लिया, ट्रायंगुलर बेस हो गया, एक यहाँ पे डी पॉइंट हो गया, दिस इज ए बी सी एंड डी से सबको ज्वाइन कर दिया, दैट इज टेट्राहेड्रन, ठीक है। डी को पॉइंट्स इससे प्लेन से बाहर निकलता हुआ देखो, करेक्ट। तो ये तो टेट्राहेड्रन हो गया। जो चारों फेसेस हैं वो ट्रायंगुलर फेसेस हैं, बेस ट्रायंगल है, ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पे एक नीचे ऐसे ट्रायंगल बना हुआ, ऊपर एक पॉइंट है, उससे सबको ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। तो ये तीनों फेसेस भी ट्रायंगल हो जाएंगे और नीचे एक ट्रायंगल हो गया, टेट्राहेड्रन बन गया। टेट्राहेड्रन का जो सेंट्रोइड होता है वो क्या होता है, जो नीचे वाला फेस है, नीचे वाला जो प्लेन है, उस प्लेन के सेंट्रोइड को ऑपोजिट वर्टेक्स से अगर हम ज्वाइन करते हैं तो 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। 3 विल बी ऑन द वर्टेक्स साइड, 1 विल बी ऑन द सरफेस या फेस साइड, ठीक है। 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अब 3 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, x1 plus x2 plus x3 डिवाइडेड बाई 3 से 3 कट गया, 1 into x4 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 plus 1 कितना हो गया, 4। तो सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन हो जाएगा x1 plus x2 plus x3 plus x4 डिवाइडेड बाई 4। सेक्शन फॉर्मूला, टेट्राहेड्रन का जो सेंट्रोइड है वो 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द सेंट्रोइड ऑफ द ऑपोजिट फेस। आगे समझ में, दैट इज द सेक्शन फॉर्मूला। आगे प्रोसीड करते हैं। 2D में हम किसी लाइन का डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं 2D में। मैं हर चीज को 2D से कनेक्ट करूंगा बीच बीच में, तो ध्यान रखना है सबको। ये मैंने लाइन लिया एंड दिस एंगल इज थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है लाइन, तो m इज इक्वल टू डिफाइन टू बी tan थीटा, ठीक है। एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसका टेंजेंट लेंगे तो दैट इज tan थीटा। एम आई क्लियर, ठीक है। अब अच्छा, ये सब लोग जानते हो डिफाइन होता है,
तो जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल भी तो बन रहा है, तो वो क्यों नहीं यूज करते हैं? ये भी यूज कर सकते हैं। टेन पाई माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा हो गया फिर तो। एनी आंसर? नोबडी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। बस सब लोग ऐसे m इज इक्वल टू टेन थीटा, बस थीटा दिखना चाहिए, उसके बाद कोई ये नहीं पूछता दो लाइन के बीच में हमेशा दो एंगल होते हैं, तो मैंने थीटा ही क्यों यूज किया? मैं पाई माइनस थीटा भी यूज कर सकता हूं। स्लोप नेगेटिव नहीं होता। ये किसका आंसर है? अभिमन्यु का है? स्लोप नेगेटिव नहीं होता? सर गिवन फॉर द गिवन लाइंस वो जो दो क्या स्लोप नेगेटिव नहीं होता? एक लाइन अगर 120 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ में, तो उसका स्लोप कितना होता है? अरे 10-120 डिग्री। हाँ, नेगेटिव ही आएगा। तो फिर तू तो बोल रहे नेगेटिव नहीं होता स्लोप। सारे कॉन्सेप्ट्स खराब कर रखे हैं और फिर तुक्का और लगाता है ऊपर से, वो कभी ठीक होंगे ही नहीं। और कोई बताएगा? यस सर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाते हैं कन्वेक्शन हाँ? से। क्या? कन्वेंशन होता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। नहीं, ऐसा क्यों? क्या कन्वेंशन है? एंटी क्लॉकवाइज में हम पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेते हैं, बस इतना सा कन्वेंशन है जो डिफाइन करते हैं। तो कन्वेंशन भी क्या बोलेंगे, डिफाइन करते हैं उसको। एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एंगल होता है पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। नहीं आया किसी को भी समझ में? हाँ, देखो कितना ग्रांटेड लेके चलते हो चीजों को। ये एंगल पाई माइनस थीटा है, ठीक है। और मुझे ये मित्र भैया ने पूछा था, वो क्लास ले रहे थे किसी की, तो पूछा कि ये ऐसे पापा ऐसे पाई माइनस थीटा होता है तो वो क्यों नहीं लेते हैं 10 पाई माइनस थीटा? नहीं आया समझ में? हाँ, ये थीटा हम ऐसे ले रहे हैं, तो इसको फिर यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेंगे ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर वाला, अगर यहां से ऐसे लिया तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेंगे जब, तो यहां से लाइन की तरफ जाएंगे तो ये वाला डायरेक्शन होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन की तरफ जाएंगे तो ये डायरेक्शन हो गया। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो वो टेन थीटा हो गया। और फिर इसको लिखेंगे टेन ऑफ, अब दिस एंगल इज टू बी टेकन, मेजरमेंट पाई माइनस थीटा है, डायरेक्शन क्या हो गया इसका? क्लॉकवाइज। तो नेगेटिव ऑफ पाई माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस पाई प्लस थीटा। एंड टेन पाई माइनस पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, वापस टेन थीटा हो गया, इसलिए टेन थीटा होता है। आगे समझ में? ठीक है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए किसी से भी। अब 2D में हमने ये स्लोप को डिफाइन कर दिया किसी लाइन का डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए। डायरेक्शन की इक्विवेलेंट होता है स्लोप। क्यों? क्योंकि अगर स्लोप फिक्स्ड है तो एंगल फिक्स हो गया, एंगल फिक्स हो गया तो डायरेक्शन फिक्स हो गया लाइन का। अब हम चेंज नहीं कर सकते उस लाइन का डायरेक्शन इफ द स्लोप इज गिवन टू अस। ठीक है, तो फिर हम 3D में कैसे डिफाइन करें? 3D में हम क्या करते हैं, जो हमने वेक्टर के साथ किया था। अच्छा, वेक्टर और लाइन में फर्क होता है, ये ध्यान रखना है। वेक्टर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जाएगा, लाइन दोनों तरफ जाएगा। यू कैन से लाइन इज अ वेक्टर गोइंग टुवर्ड्स बोथ द डायरेक्शंस, दो इट्स नॉट द करेक्ट थिंग विच आई एम सेइंग, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं कि लाइन तो दोनों साइड में एक्सटेंड हो सकता है, तो दोनों साइड में जा सकता है, लेकिन वेक्टर हमारा एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो लाइन में और वेक्टर में फर्क होगा, सटल डिफरेंस है, बट देयर इज अ डिफरेंस, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट केयरफुली। ठीक है, पहले भी मैंने बताया था, दो वेक्टर्स मतलब वेक्टर कोप्लेनर कब होते हैं? जब वो सेम प्लेन के पैरेलल होते हैं, क्योंकि वेक्टर को मैं शिफ्ट कर सकता हूं, लाइन को शिफ्ट नहीं करेंगे, लाइन तो अपनी जगह फिक्स्ड है। अगर मैं इसको शिफ्ट करके यहां लाता हूं, इसका मतलब दिस इज अनदर लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। बट वेक्टर में क्या है, ये वाला वेक्टर है और ये वाला वेक्टर है, तो दोनों सेम ही है, क्योंकि वेक्टर को मैं कहीं भी ले जा सकता हूं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए। आया समझ में? ठीक है, तो लाइन में और वेक्टर में फर्क होगा,
इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल। ओके, अभी समझाता हूं। देखें, जैसे मैं एंगल को डिफाइन कर रहा हूं या डायरेक्शन कोसाइन को डिफाइन करूंगा, तो ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला वाई एक्सिस हो गया से, और ये वाला जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, नाउ लेट अस टेक अ लाइन। तो एक्स एक्सिस के साथ में उसने एंगल बनाया अल्फा से, ये वाला लाइन मैंने ऐसे यूज किया। ठीक है, जरूरी नहीं है इसका ओरिजिन से पास होना, समझाने के लिए थोड़ा कन्वीनियंट है इसलिए ले रहा हूं। तो दिस एंगल इज से अल्फा एक्स एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव एक्सिस के साथ में बीटा, एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ में गामा एंगल बनाया, अल्फा बीटा एंड गामा एंगल। ठीक है, नाउ cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर नोन एज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, जो कि वेक्टर में भी होता था। ठीक है, नाउ अल्फा बीटा और गामा, अगर ये तीनों चीजें हमें गिवन है, तो कैन आई चेंज द लाइन? इफ अल्फा बीटा गामा आर फिक्स्ड, आई कैन नॉट चेंज द लाइन, पोजीशन ऑफ द लाइन। इसलिए लाइन का डायरेक्शन डिफाइन हो गया इफ अल्फा बीटा आर गिवन। दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड डायरेक्शन कोसाइन। कॉस यूज करते हैं इसलिए कोसाइन बोल दिया। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए डायरेक्शन वर्ड यूज किया, तो डायरेक्शन कोसाइंस हो गया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है, अब इफ इट वर अ वेक्टर, तो वेक्टर सपोज मैंने इधर की तरफ लिया, एरो मेरा इधर जा रहा है, तो फिर ओनली अल्फा बीटा एंड गामा, बस यही होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। बिकॉज दिस इज नॉट अ वेक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट अ लाइन। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट वहां पे थीटा और पाई माइनस थीटा बन रहे हैं, वैसे ही इसको एक मिनट हटा देता हूं समझाने के लिए। तो ये वाला सपोज ये लाइन मेरा ऐसा है, ये यहां पर इसने अल्फा एंगल बनाया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। ठीक है, अब ये लाइन अंदर जा रहा है इस तरह से। ओके, तो इसके और इसके बीच में एंगल क्या अल्फा ही होगा? पाई माइनस अल्फा भी हो जाएगा, दो एंगल हो जाएंगे। दो लाइंस के बीच में हमेशा दो एंगल होंगे, चाहे वो 3D में हो चाहे 2D में हो, दो लाइन के बीच में दो एंगल्स होंगे। तो इफ दिस एंगल इज अल्फा, देन ये लाइन ऐसे जा रहा है तो ये पाई माइनस अल्फा भी एंगल हो जाएगा इसका। तो अल्फा एंड पाई माइनस अल्फा, सिमिलरली बीटा पाई माइनस बीटा, गामा एंड पाई माइनस गामा, ये तीनों एंगल्स होंगे इस तरह से। एम आई क्लियर? पक्का आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। ठीक है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। If it were a vector, then only cos alpha, cos beta, cos gamma would have been the direction cosine. क्यों? क्योंकि देखो फिर से समझाता हूं, अगर ये वेक्टर हुआ तो सपोज दिस इज आउटगोइंग वेक्टर, दिस इज आल्सो आउटगोइंग, दोनों के बीच में एक ही एंगल डिफाइन होगा अल्फा। दो वेक्टर्स के बीच में एक ही एंगल डिफाइन होता है, आइदर बोथ ऑफ देम शुड बी आउटगोइंग और बोथ ऑफ देम शुड बी इनकमिंग। ओके, बट दो लाइंस के बीच में हमेशा दो एंगल्स होंगे, तो एक्स एक्सिस और इसके बीच में अगर एंगल अल्फा है तो दूसरा एंगल पाई माइनस अल्फा भी हो जाएगा। ठीक है, बट यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, अगर आप अल्फा को पॉजिटिव लेके चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज में, तो पाई माइनस अल्फा क्लॉकवाइज में हुआ, तो कॉस ऑफ माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। कॉस ऑफ माइनस पाई प्लस अल्फा कितना हुआ? माइनस कॉस अल्फा। देयरफॉर माइनस कॉस अल्फा, minus cos beta and minus cos gamma will also be the direction cosines of the line. Very important concept. If L, M, N are the direction cosines of the line, then minus L, minus M, minus N will also be the direction cosines of the same line.
आगे समझ में? ठीक है, नाउ दिस वी हैव ऑलरेडी डन दैट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज 1, वेक्टर्स में हमने किया था। ऑफ कोर्स एक साइड में ले लूंगा तो मैं वेक्टर हो जाएगा ना, एक साइड का डायरेक्शन कंसीडर करूंगा तो वेक्टर हो जाएगा, दोनों साइड में कंसीडर करूंगा तो लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आई नो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज 1, ये क्या बन गया माइनस l माइनस m माइनस n, तो माइनस l का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, क्योंकि माइनस l का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, सो दिस रिजल्ट विल ऑलवेज होल्ड, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज 1। करेक्ट। अगर इनका हम रेशियो ले लेते हैं l is to m is to n, ठीक है, या l is to m is to n जो है वो a is to b is to c के रेशियो में है, या और आई कैन से a अपॉन l इज इक्वल टू b अपॉन m इज इक्वल टू c अपॉन n है, तो a b c को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कहां मैं कार्टेशियन यूज कर रहा हूं और कहां मैं वेक्टर यूज कर रहा हूं। अब इसी बात को मैं वेक्टर से एक्सप्लेन करता हूं। सपोज मेरे पास कोई वेक्टर है r विच इज इक्वल टू से ai प्लस bj प्लस ck, इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर a is to b is to c, direction ratios abc are the direction ratios of this vector। ठीक है, और अगर मैं a अपॉन मॉड r कर देता हूं विच इज a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो abc डायरेक्शन रेशियोज हो गए, और हर कोफिशिएंट को अगर मैं उसके मॉड से डिवाइड कर दूंगा तो वो डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में डिफरेंस पता होना चाहिए। डायरेक्शन कोसाइंस कैन बी कंसीडर्ड एट डायरेक्शन रेशियोज, कैन आई, बट डायरेक्शन रेशियोज कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस। फिर से बोलता हूं, डायरेक्शन कोसाइंस को मैं डायरेक्शन रेशियोज की तरह यूज कर सकता हूं, जहां पे रिजल्ट मुझे डायरेक्शन रेशियो का यूज करना है वहां पे मैं डायरेक्शन कोसाइन भी यूज कर सकता हूं, लेकिन डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइंस की तरह यूज नहीं कर सकता हूं। बोलो सही है क्या? क्योंकि डायरेक्शन रेशियो जैसे a is to b is to c का रेशियो l is to m is to n है, तो l is to, सपोज ये 1 1 1 हो गया, तो lmn को हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज भी बोल सकते हैं। lmn को हम डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे एज वेल एज डायरेक्शन रेशियो भी बोल सकते हैं, बट abc को डायरेक्शन रेशियोज बोल रहे हैं, दे विल नॉट बी डायरेक्शन कोसाइंस, दे कैन बी प्रोवाइडेड दिस इज टू बी यूज्ड। कैसे? रेशियो का प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। ऑल दीज थ्री रेशियोज आर इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कैन आई राइट, पहले तो ये बताओ, कैन आई राइट ऑल दीज थ्री रेशियोज इक्वल टू दिस रेशियो एज वेल, या मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया? हाँ, कैसे बता? हाँ, रेशियो के साथ जब भी डील करना है लैम्डा सपोज करो, बहुत आसान होता है हर चीज। इसको सपोज ईच रेशियो इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा सपोज कर लिया, तो a का वैल्यू आ गया l लैम्डा, b का वैल्यू m लैम्डा, c का वैल्यू n लैम्डा आ गया। ठीक है, अब ये रेशियो भी लैम्डा आना चाहिए अगर मैं तीनों को इसके इक्वल लिख रहा हूं तो। लेट अस पुट, a की जगह डाल दिया l लैम्डा, l स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर बाहर आके लैम्डा बन गया, रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा। आगे समझ में? पक्का? ठीक है, सो देयरफॉर यहां से भी देख सकते हो, दिस क्वांटिटी इज 1, दिस क्वांटिटी इज 1, देयरफॉर a अपॉन, उसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो l आ जाएगा,
तो L इज इक्वल टू होगा a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एटसेट्रा। b और c, m और n भी ऐसे ही लिख सकते हैं। Am I clear? 3D को ठीक से समझना है और थ्योरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आर डेफिनेटली वेरी सिंपल, क्वेश्चंस एकदम आसान है 3D में अगर थ्योरी क्लियर है तो। अदरवाइज 3D जो है बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, ऐसे लगता है कोई पता नहीं हॉरिबल चैप्टर है। ठीक है, एंड आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट ऑल द थिंग्स। 2D के साथ कनेक्ट करूंगा, वेक्टर के साथ कनेक्ट करूंगा, 3D का कार्टेशियन फॉर्म भी बता रहा हूं। नाउ एक नेचुरल क्वेश्चन आता है कि ये यहाँ पे -L -M -N भी हमने लिया था, वो तो अंडरस्टूड ही है, वो तो आना ही है। चाहो तो इसको मॉडिफाई करने के लिए प्लस माइनस यूज कर सकते हो। ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको रहने दो, प्लस माइनस मत लिखो, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अगर LMN किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो -L -M -N भी उसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे ही होंगे। आगे समझ में? ठीक है, प्लस माइनस देखो यहां से भी आ सकता था, ये जो लैम्डा स्क्वायर हमने बाहर लिया रूट से बाहर, तो वो मॉड लैम्डा आएगा, एंड मॉड लैम्डा को लिखेंगे प्लस माइनस लैम्डा। आया समझ में? ठीक है, सो L M और N डायरेक्शन कोसाइंस हमने डायरेक्शन रेशियोज की फॉर्म में निकाल दिए। डायरेक्शन रेशियोज का मतलब हो गया उनका रेशियो L:M:N के रेशियो में होगा। ठीक है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। LMN अगर डायरेक्शन कोसाइन से किसी लाइन के तो -L -M -N भी उसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। करेक्ट। नाउ यूजिंग दीज fundamentals or funda about a line, we can find the angle between two lines. Angle between two lines. बताओ कैसे निकाल सकते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस? Anyone? Angle between two lines. चलो पहले 2D की बात करता हूं। 2D में जब हम एंगल निकालते हैं दो लाइंस के बीच में, सपोज दिस एंगल इज थीटा, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। ठीक है, सही सही रिजल्ट बताना मुझे, कौन बताएगा? सर हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। करेक्ट। मोड लगाना है क्या? सर m1 m2 तो हम चूज कर सकते हैं, तो नेसेसरी नहीं है। क्या? सर m1 m2 तो हम चूज कर सकते हैं, तो नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी नहीं है मतलब चाहे तो लगा सकते हैं, नेसेसरी नहीं है तो? सर नहीं लगा। तो फिर नहीं लगाना और नेसेसरी नहीं है में बहुत फर्क है। ऐसा अलग से नया वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? नेसेसरी नहीं है, कुछ और नया कंफ्यूजन शुरू कर दिया। फिर वापस कर, लगाना है कि नहीं लगाना है? नहीं सर, नहीं लगाना। कंफर्म बता। हाँ सर, कंफर्म। पक्का? अब रीजन बता क्यों नहीं लगाना है। सर क्योंकि tan थीटा नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि हर लाइन, दो लाइंस के बीच में दो एंगल्स होते हैं, मतलब दो हाँ, चार एंगल्स है, बट एक थीटा एंड एक पाई माइनस थीटा होता है। यस। इफ वन एंगल इज थीटा देन अनदर एंगल इज पाई माइनस थीटा। तो इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब अक्यूट वाला एंगल मिल रहा है, उसको पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल को दे रहा है, उसको पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अक्यूट एंगल आ जाएगा। मोड नहीं लगाना है अनलेस एंड अनटिल इट इज रिक्वायर्ड। कुछ जगह पे रिक्वायर्ड होता है कि हमें अक्यूट एंगल ही निकालना है, तो वहां मोड ले लेंगे, या उसको भी हम पाई में से माइनस करके निकाल सकते हैं।
आगे फंडा समझ में? ठीक है। नाउ एंगल बिटवीन टू लाइंस मुझे निकालना है 3D में। ठीक है, अब 3D में क्या होता है, 3D में ऐसी दो लाइंस हो सकती हैं हमारे पास जो कि इंटरसेक्ट ना करें और ना ही पैरेलल हो। ठीक है, 2D में तो देखो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो लाइंस पैरेलल होंगी और अगर पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेंगी कहीं ना कहीं जाके। बट 3D में ऐसा हो सकता है, 3D में तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये दो लाइंस पैरेलल हो गई। ठीक है, अब अगर लाइंस पैरेलल है, अब यहीं पे एक और फंडा समझना है, इफ द लाइंस आर पैरेलल दे आर कोप्लेनर। द लाइंस आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे आर इन द सेम प्लेन। करेक्ट, वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। दोनों में डिफरेंस है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? पक्का बताओ, एक्सप्लेन करो। लाइंस आर कोप्लेनर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन, इसी प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है, वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। से एक वेक्टर ऐसे लिया, एक वेक्टर ऐसे लिया, बट ये भी इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल पैरेलल दोनों जा रहे हैं, इस प्लेन में शिफ्ट कर दिया, ये कोप्लेनर हो गया। ठीक है, बट लाइंस आर कोप्लेनर ओनली इफ दे आर इन द सेम प्लेन। नाउ अब समझो 3D में 3 पोजीशंस हो सकती हैं लाइंस की। आइदर द लाइंस आर पैरेलल, जैसे कि ये दो लाइंस मैंने ऐसे यूज किया, दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, और द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, कहीं पे भी जाके इंटरसेक्ट करें। ठीक है, और द लाइंस आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, एज यू कैन सी। इसको भी मैं कितना भी एक्सटेंड कर दूं आगे पीछे, इसको भी कितना भी एक्सटेंड कर दूं, ना तो पैरेलल हैं और ना ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस, SKEW, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस आर दोज लाइंस which are neither parallel nor intersecting. Obviously that is only possible in 3-dimensional space. 2D में पॉसिबल नहीं है। करेक्ट, अब ये सब कॉन्सेप्ट्स जो हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आने वाले हैं। अब ये बताओ, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं या इंटरसेक्टिंग है, will they be coplanar? If the two lines are parallel or intersecting, will they be coplanar? If and only if होगा, if the two lines are coplanar, they will definitely either be parallel or intersecting. ठीक है, और अगर कोप्लेनर नहीं है तो जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इस तरह से हो सकती हैं लाइंस, स्क्यू लाइंस हो जाएंगी। अगर दो लाइंस कोप्लेनर हैं तो वो या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होगी। उल्टा, अगर पैरेलल या इंटरसेक्टिंग है तो डेफिनेटली कोप्लेनर होंगी। Conversely and directly, if and only if necessary and sufficient condition for two lines to be coplanar, two lines in 3D will be coplanar if and only if either they are intersecting or parallel. Skew lines will not be coplanar. Skew lines will not be coplanar. शिफ्ट नहीं करना है वेक्टर की तरह। जैसे ये लाइन हो गया, एक लाइन ऐसे हो गया। ठीक है, तो अभी दोनों ना तो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। दोनों लाइंस का अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। हाँ, अगर ये मेरे पास वेक्टर होते दोनों तो मैं इसको शिफ्ट करके यहाँ प्लेन में ला सकता था। इसीलिए हम यूज करते हैं कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, but two lines may not be coplanar. Skew lines are not coplanar. आगे सबको समझ में? ठीक है, एनी कंफ्यूजन सो फार? ठीक है, therefore अब दो लाइंस के बीच में मुझे एंगल निकालना है। तो अगर लाइन कोप्लेनर है यानी कि पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, तब तो वो 2D जैसी ही हो गई एक तरह से, इजीली हम निकाल ही सकते हैं एंगल।
बट अगर स्क्यू लाइंस है तब भी हम एंगल कैसे निकालेंगे? स्क्यू लाइंस के बीच में एंगल कैसे डिफाइन करते हैं? स्क्यू लाइंस के बीच में एंगल वैसे ही डिफाइन करेंगे हम कि ये वाला लाइन मैंने ऐसे लिया, ये वाला लाइन ऐसे लिया, अब इस लाइन का प्रोजेक्शन लिया इस प्लेन में जहां पर ये लाइन लाई कर रही है, इसका प्रोजेक्शन बोल रहा हूं, ये लाइन को शिफ्ट नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, लाइन अपनी जगह पर है, इसका मैंने प्रोजेक्शन लिया इस लाइन के प्लेन में, और इस प्रोजेक्शन और इस लाइन के बीच में जो एंगल है दैट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो एंगल तो सेम ही डिफाइन होगा, चाहे से वो लाइंस कोप्लेनर हो या कोप्लेनर नहीं भी हो, तब भी एंगल दोनों के बीच में सेम डेफिनेशन आएगी। नाउ फ्रॉम दिस डिस्कशन इट इज क्वाइट क्लियर कि जो दो एंगल वेक्टर्स के बीच में होगा वो ही लाइंस के बीच में भी हो जाएगा। आगे के समझ में सिर्फ इतना सा फर्क होगा कि वेक्टर्स के बीच में हम एक ही एंगल डिफाइन करते हैं, दोनों या तो आउटगोइंग हो या दोनों इनकमिंग हो। लाइंस के बीच में हम दो एंगल डिफाइन कर देंगे, दिस एंगल इज थीटा देन अनदर एंगल इज पाई माइनस थीटा। एम आई क्लियर? पक्का समझ में आ गया क्या? फिर से दो लाइंस के बीच में एंगल डिफाइन कर रहा हूं मैं, ठीक है, दो लाइंस के बीच में एंगल चाहे से वो कोप्लेनर लाइंस हो या स्क्यू लाइंस हो, द एंगल का डेफिनेशन वुड रिमेन सेम, okay, and there will be two angles between two lines always, just like this। तो मैं और वेक्टर्स के बीच में एक ही एंगल डिफाइन होता है, करेक्ट, यही डिफरेंस होता है। बाकी जो एंगल वेक्टर्स के बीच में होगा वैसा ही एंगल लाइन के बीच में भी हो जाएगा। सो इफ दिस इज थीटा दिस इज आल्सो थीटा, जैसे मैंने इधर से यूं ले लिया, इसको वेक्टर की तरह डील किया ऐसे। सिर्फ मुझे ये ध्यान रखना है कि केवल थीटा ही एंगल नहीं है, पाई माइनस थीटा भी एक एंगल हो जाएगा दो लाइंस के बीच में। नाउ वी इजीली नो हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सपोज L1 M1 and N1, L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो cos थीटा का वैल्यू किसको याद है? एंगल ही भूल गए दो वेक्टर्स के बीच में इतना जल्दी? सर सर A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इनटू रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। सही है, ये डायरेक्शन रेशियोज के बीच में तूने बताया, डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट कर। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये दो लाइंस के बीच में एंगल आ गया, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। बट एज आई टोल्ड यू cos थीटा का वैल्यू जो भी आएगा, पॉजिटिव आ गया तो अक्यूट एंगल हो गया, पाई में से माइनस किया अक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गया तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, पाई में से माइनस किया अक्यूट एंगल आ जाएगा। दो लाइंस के बीच में हमेशा दो एंगल्स होंगे, ठीक है। सो दिस इज cos थीटा। अगर मैं इसको डायरेक्शन रेशियो में कन्वर्ट करूंगा तो A1 B1 प्लस या A1 B1 C1 ऐसे ले लो डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइन ले रहे हैं L1 M1 N1, L2 M2 N2, डायरेक्शन रेशियो लेंगे A1 B1 C1, A2 B2 C2 ऐसे ले लेंगे। तो ये आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये दो लाइंस के बीच में एंगल हो गया, ठीक है। सटल डिफरेंस है वेक्टर और लाइन के बीच में, सो यू हैव टू बी केयरफुल, और मैं हर जगह वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं पूरी। करूं प्रोसीड? नाउ दिस इज cos थीटा। सो लाइंस L1 इज पैरेलल टू L2 कब हो जाएगा?
जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो जाएंगे तो लाइंस भी पैरेलल हो जाएंगी। वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये प्री बोर्ड का तुम लोग को जो डर शुरू हुआ ना, उसकी वजह से सारा वेक्टर ही तुमने पढ़ा ही नहीं है ठीक से। एग्जाम का भूत अभी भी दिमाग से नहीं निकल रहा है, और जब तक नहीं निकलेगा तब तक ऐसे ही करोगे गड़बड़ सीखने में। और L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। और वो भी बोर्ड जैसे एग्जाम से डर रहे हो। कोई जेई टाइप के एग्जाम हो तो फिर भी समझ में आएगी, हाँ भाई एक्चुअल में डर लग रहा है। अच्छा ये भी कमाल की बात है, बोर्ड के एग्जाम से तो डरते हो और जब जेई आएगा तो बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तब तो बोले ठीक है जो होगा देखा जाएगा, बस फिर क्या होना है वो तो पता ही है कि कुछ होना नहीं है। एंड L1 is perpendicular to L2 if and only if A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is 0, that is L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is 0. For two lines to be parallel or perpendicular. देखो समझ में आ गया क्या सबको? अगर डाउट है तो अभी पूछना है, immediately it should be clear. ठीक है, करूं आगे प्रोसीड? पक्का? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, जैसे 2D में एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0, और वाई एक्सिस का स्लोप 1। क्या बोल रहे पियांजू? हाँ, नॉट डिफाइंड। Y-axis का slope is not defined in 2D. Now I am asking you, what are the direction cosines of x-axis in 3D? Obviously, y-axis and z-axis. Direction cosines of x-axis, y-axis and z-axis. Zero. Sir, Direction cosine मतलब 3 होते हैं ना यार। sir, 0, 0 and 1. 0 0, 0 and 1. किसका? एक्स एक्सिस का बताया? हाँ, Yes sir, x axis का. क्या कर रहे हैं यार? क्या हो रहा है? डेफिनेशन ही नहीं समझ में आएगा डायरेक्शन कोसाइन का। अल्फा कितना हुआ एंगल? 0 हो गया तो कॉस 0 निकालना नहीं आता क्या? क्या हो रहा है फिर तुम लोगों को? हाँ बताओ अब तो। 1 0 0 एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे 1 0 0, वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे 0 1 0, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस क्या हो जाएंगे? 0 0 1। बोलो सही है क्या? पक्का? कोई इम्प्रोवाइज करेगा इसमें? सर -1 0 0 भी ले सकते हैं एक्स एक्सिस। हाँ, अभी सिखाया और अभी भूल गए। जब अल्फा बीटा गामा है तो पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा भी बताया था। तो +-1 +-1 +-1 ध्यान रखना है, पूरी एक्सिस की बात चल रही है। ठीक है, आगे समझ में? नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग, ये बेसिक चीजें हो गई एकदम 3D में।
नाउ द नेक्स्ट इज द प्लेन। पहले हम लोग प्लेन पढ़ेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन पे आएंगे और फिर स्फीयर पे आएंगे। थ्योरी काफी ज्यादा है 3D में, इसीलिए थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और दूसरा रीजन ये भी है कि दोनों चीजों को मैं हर रिजल्ट को करीब करीब कोशिश करूंगा कार्टेशियन फॉर्म में भी डील करूं और वेक्टर फॉर्म में भी डील करें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्लेन ले रहे हैं, द प्लेन। और थ्योरी समझ लिया, उसको ठीक से रिजल्ट को ध्यान रख लिया, प्रॉब्लम सॉल्व करना इज वेरी इजी इन 3D। ठीक है, प्लेन की बात करेंगे। अब प्लेन को मैं डील कर सकता हूं जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन इन 2D। ओके, नॉट ऑलवेज, बट most of the results, 90% of the results of the plane are almost same as the results of the straight line in 2D। और उसका रीजन भी है, उसका रीजन ये है कि अगर मैं ये 2D में एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास में, ठीक है, ये फिर से 2D में एक और स्ट्रेट लाइन है, इसके साथ एडजेसेंट लगा दिया मैंने इसको, फिर 2D में एक और स्ट्रेट लाइन है, ऐसे लगा दिया, क्या बन रहा है, ये प्लेन बन जाएगा। ये सारी लाइंस अगर हमने जो कनेक्ट कर दी, ज्वाइन कर दिया आपस में, तो वो प्लेन ही बन गया। ठीक है, तो इसलिए 3D में जो प्लेन का बिहेवियर है वो ऑलमोस्ट सेम है जैसा कि बिहेवियर होता है 2D में स्ट्रेट लाइन का। तो रिजल्ट्स भी ऑलमोस्ट सेम है 90%, थोड़े से रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे बस। ठीक है, सो नाउ इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर द रिजल्ट्स ऑफ द प्लेन। याद रखना आसान हो जाएगा एकदम। ठीक है, ऑफ कोर्स सबके डेरिवेशन बताऊंगा, सबके फाइनल रिजल्ट्स बताऊंगा, काफी सारी फॉर्म्स हम लोग पढ़ेंगे प्लेन की इक्वेशन की। करेक्ट, हाँ 3D में स्ट्रेट लाइन जो होता है कंप्लीटली डिफरेंट होगा 2D की स्ट्रेट लाइन से। मोर और लेस कोई एक या दो रिजल्ट कोई मैच कर जाए तो कर जाए, अदरवाइज जो रिजल्ट्स 3D के स्ट्रेट लाइन के होंगे वो 2D से डिफरेंट होंगे। करेक्ट, ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द प्लेन, डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले एकदम बेसिक वाला लेंगे, जैसे 2D में एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3D में मैं YZ प्लेन लूंगा, इक्वेशन ऑफ YZ प्लेन, इक्वेशन ऑफ YZ प्लेन, बोलो क्या हो जाएगा, YZ प्लेन x इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू 0 होगा YZ प्लेन में, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, इसलिए वो ही इक्वेशन बन गया YZ प्लेन का। सिमिलरली ZX प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा एंड XY प्लेन का इक्वेशन आएगा। ठीक है, ऑलराइट, अब मैं बिल्कुल 2D से कनेक्ट करके चल रहा हूं इसको, ना विजुअलाइज करते जाओ। सबसे पहले 2D में अपन x एक्सिस y एक्सिस की इक्वेशन पढ़ते हैं, वही मैंने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद 2D में मैंने एक लाइन लिया जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, इसका इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट से लैम्डा, कोई भी ये वाला। ठीक है, ये इक्वेशन होता है ना। 3D में भी हम इसी तरह की कुछ बात करने वाले हैं। ये x एक्सिस लिया, ये y एक्सिस ले लिया और ये z एक्सिस है मेरा। ठीक है, नाउ अ प्लेन पैरेलल टू, ये मैंने z एक्सिस लिया है इस तरह से, अ प्लेन पैरेलल टू yz प्लेन, ऐसे yz प्लेन के पैरेलल प्लेन है, इसका इक्वेशन बताना है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, होगा कि नहीं। ठीक है, क्योंकि yz प्लेन से इसका जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा हमेशा। ठीक है, तो अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन
parallel to YZ plane is x is equal to lambda. Similarly, ZX plane is y is equal to lambda. इस तरह की फॉर्म में होगा x y plane is z is equal to lambda. देखो समझ में आ गया क्या? करूं प्रोसीड आगे? श्योर? ओके. थर्ड, थर्ड निकालेंगे. एक प्लेन है मेरे पास में इस तरह से, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस मुझे गिवन है. एक प्लेन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस का क्या मतलब होगा? जैसे मैंने ये प्लेन लिया और यहां कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से इस प्लेन के डिस्टेंस का मीनिंग क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, ऐसे तो खूब सारी डिस्टेंसेस हो जाएंगे अगर इंक्लाइन लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन टू अस. डिस्टेंस का मतलब ही परपेंडिकुलर होगा एक प्लेन का फ्रॉम अ पॉइंट. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने सपोज d ले लिया. ठीक है. अच्छा, एक और चीज ध्यान देनी है, मतलब यू हैव टू थिंक whether the given conditions are sufficient to find a unique plane or not. ओके जैसे हम 2D में मैं बोलता हूं कि एक लाइन को डिराइव करने के लिए या तो हमें एक पॉइंट और डायरेक्शन चाहिए या 2 पॉइंट चाहिए, तभी हम एक यूनिक लाइन बना सकते हैं. ठीक है. अब जैसे मैंने इस प्लेन की बात की, एक तो मुझे इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है ओरिजिन से. ठीक है. दूसरी चीज मुझे क्या गिवन है? अ वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन से n कैप, ये गिवन है. परपेंडिकुलर टू द प्लेन. करेक्ट. तो क्या मैं प्लेन की इक्वेशन निकाल सकता हूं? सोच के बताना है. यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज गिवन टू अस. ठीक है. एंड डिस्टेंस ऑफ the plane from the origin is given to us. Can we find the equation of the plane? पहले अभी मैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालने की बात नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या ये सफिशिएंट है टू फाइंड अ यूनिक प्लेन. यानी एक से ज्यादा प्लेन तो नहीं हो जाएंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले. क्यों? डायरेक्शन से तो प्लेन बहुत सारे बन सकते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस दे दो, बट जैसे आपने वेक्टर को एक स्पेसिफाई कर दिया तो डायरेक्शन स्पेसिफाई हो गया तो ये डायरेक्शन में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस से एक डायरेक्शन. हाँ, इसने सही बोला इस बार, नहीं तूने गलत बोले. ठीक है, तूने पहले डिस्टेंस को फिक्स किया और डायरेक्शन को बाद में यूज किया है ना. अच्छा, हैंडशेक चल रहा है. हाँ, नहीं उसमें क्या हो गया, सबसे होता है गलतियां भी, ये भी सीख रहा है. अब ये गलतियां कम कर देते तो सबसे अच्छा सीख सकते हैं, बस गलतियां प्रॉब्लम है इसका सबसे बड़ा. ठीक है. ओके, देखो क्या हो रहा है.
आपको ये एन कैप का मतलब क्या हुआ? अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसका मतलब प्लेन का डायरेक्शन हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है। ये मेरे पास वेक्टर हो गया ऐसे, है ना। इसके परपेंडिकुलर प्लेन नहीं चाहिए मुझे, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे थोड़ी बन जाएगा, ये तो ऐसे ही बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर बनाना है तो ऐसे ही बनेगा। तो डायरेक्शन की वजह से अब, लेकिन इसको सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं, ऐसे 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 ऊपर जाता जाएगा, नीचे 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 जा सकते हैं, इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं। लेकिन अब हमने एक और कंडीशन डाल दी कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस भी हमने फिक्स कर दिया है, तो फिर क्या होगा? पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक ही प्लेन होगा। ऑफ कोर्स अगर प्रिसाइसली देखें तो दो प्लेन हो जाएंगे, ठीक है। एक नीचे हो जाए, एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे भी हो सकता है, दो प्लेन हो जाएंगे, है ना। अभी मैं बात करूंगा उसके बारे में, पहले एक के बारे में बात करते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग अभी हम ये लेके चल रहे हैं कि एक पॉइंट से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक ही प्लेन हो जाएगा, ठीक है। और एन केप के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उसका प्लेन का डायरेक्शन भी हमने फिक्स कर दिया है। समझ में आ गया कि सबको? ठीक है, ऑलराइट। अब इसका मतलब एक ही प्लेन होगा, तो अब हम निकाल सकते हैं इसकी इक्वेशन। हाउ टू फाइंड द इक्वेशन? फिर से 2D में आते हैं। 2D में जब हमें किसी भी कर्व की इक्वेशन निकालनी होती है, किसी भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम की इक्वेशन निकालनी होती है, यानी उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज करते हैं एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई में एक एल्जेब्रिकल रिलेशनशिप लेके आते हैं यूजिंग द गिवन कंडीशन, जिसको हम इक्वेशन ऑफ द लोकस भी बोल देते हैं या इक्वेशन ऑफ द कर्व बोल देते हैं, एक ही बात है, ठीक है। वेक्टर में हम क्या करेंगे? वेक्टर में हम जो एनी जनरल पॉइंट, द मूविंग पॉइंट, द वेरिएबल पॉइंट को हम उसका पोजीशन वेक्टर आर लेके चलेंगे, पोजीशन वेक्टर आर लेंगे। पोजीशन वेक्टर आर को यूज करते हुए, गिवन कंडीशंस को यूज करते हुए आपस में रिलेशनशिप जो निकालेंगे, दैट विल बी नोन एज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड shape in the space whatever it is, for example here the plane। आगे समझ में? ठीक है। so take any point on the plane जिसका की पोजीशन वेक्टर है r। पोजीशन वेक्टर कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो गया, ये वेक्टर आर आ गया। करेक्ट है? कोई डाउट किसी को? पक्का? आप बता सकते हो इक्वेशन? Anyone who can derive the equation of the plane? नहीं? पक्का? चलो करते हैं। यहां से मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब जो मैंने डायग्राम बनाया है वो 2D में, इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा होगा। यहाँ पे बताता हूं, ऐसे 3D से मेरा मतलब ये है, ये तो मेरा डिस्टेंस हो गया d, ठीक है। और ये मेरा वेक्टर जा रहा है r इस तरह से,
ठीक है, बट ये जो लाइन है वो प्लेन के अंदर है, करेक्ट। ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, अच्छा ये वाला d है तो d इंटू एन कैप, क्योंकि ये तो डिस्टेंस हो गया, तो इफ आई वांट टू राइट दिस वेक्टर विल बी d इंटू एन कैप या माइनस ऑफ d इंटू एन कैप, एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, एन कैप का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो d इंटू एन कैप ये वाला वेक्टर हो गया, दिस इज d इंटू एन कैप, और ये वाला वेक्टर दिस प्लस दिस इज इक्वल टू r आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर ये वाला वेक्टर क्या बन जाएगा, r माइनस d इंटू एन कैप, एम आई राइट। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू r, तो ये वेक्टर कितना हो गया, r माइनस दिस वेक्टर यानी d इंटू एन कैप, पक्का। ये वाला यहां पे ये जो मैंने वेक्टर निकाला वो प्लेन के अंदर ऐसे निकाला हुआ है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर है एन कैप के, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। देयरफॉर r माइनस d इंटू एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0, दैट इज r डॉट एन कैप माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप 1 हो जाएगा, इक्वल टू d बन जाएगा। दिस इज द वेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द प्लेन, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू d, d is the perpendicular distance of the plane from the origin, meaning एकदम क्लियर होना चाहिए, n cap is a unit vector perpendicular to the plane, r is the position vector of any point on the plane, आगे समझ में। ठीक है, इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन है, इसलिए नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ वेक्टर, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन बोलते हैं। इसी का कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे, ये वेक्टर फॉर्म आ गया, कार्टेशियन फॉर्म। To write the equation of the plane in the Cartesian form, let vector r, which is the position vector of any point in the plane. अब कार्टेशियन फॉर्म में हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट एक्स वाई जेड वेरिएबल की फॉर्म में लेंगे ना, एक्स वाई जेड। सो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू आई, वाई इंटू जे, z इंटू के, वेरिएबल पॉइंट है इसलिए एक्स वाई जेड लेंगे। एन कैप को लेंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है इसलिए मैंने लिया l इंटू आई, m इंटू जे, n इंटू के। व्हाट आर एलिमेंट, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज नहीं है, क्यों, क्योंकि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हैज टू बी 1, इसलिए डायरेक्टली मैंने डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में लिया है, वेयर l m n आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर n कैप। आगे समझ में, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू d लिखेंगे। सो वी गेट l इंटू एक्स plus m into y plus n into z is equal to d. This is the equation of the plane in the Cartesian form. Meaning पता होना चाहिए, where L, M, N are the डायरेक्शन कोसाइंस। जब भी मैं LMN यूज करूंगा वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, ABC यूज करूंगा वो डायरेक्शन रेशियोज के लिए यूज करूंगा।
डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ व्हाट, ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। LMN are the direction cosines of the normal to the plane। आगे सबको समझ में पक्का? अब देखिए इस वाली फॉर्म को 2D से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, 2D से। लेट अस सी, इधर बॉक्स में बना देता हूं। 2D में क्या होता है नॉर्मल फॉर्म, याद है किसी को? सर स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म इन 2D। एक मिनट रुक जा, पहले बता देता हूं क्या होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। ओरिजिन से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं लाइन के ऊपर, उसका लेंथ ऑफ द नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, ये P है, एंड ये जो नॉर्मल होता है वो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल अल्फा बना रहा है। तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन आता है, अब बता जैनम। सर x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p इज इक्वल टू 0। करेक्ट, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी इज इक्वल टू 0 होता है इसका इक्वेशन। करेक्ट। यहां पर P क्या है? सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। अल्फा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द, सॉरी, मेड बाय द नॉर्मल विद द एक्स एक्सिस। करेक्ट। ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा इधर वाला? 90 माइनस अल्फा हो गया, ठीक है। तो इस वाले साइन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई कॉस 90 माइनस अल्फा हो गया, माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो ये वाला एंगल अल्फा हो गया, इसको सपोज मैंने बीटा बोल दिया, तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई कॉस बीटा माइनस पी इज इक्वल टू 0। डू यू फाइंड सम सिमेट्री ओवर देयर? इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में कुछ सिमेट्री दिख रहा है क्या? यस सर। क्या बता? सर जो Lx प्लस My प्लस Nz है उसमें Lmn जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस है। हाँ, ये कॉस अल्फा हो गया, ये कॉस बीटा हो गया, ये कॉस गामा हो गया, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ गई बस, बाकी तो सब सेम है, एग्जैक्टली सेम फॉर्म है। P की जगह वहां D आ गया बस। P यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन है, यहाँ पर D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन हो गया। ये कॉस अल्फा है, ये कॉस बीटा है, एक्स्ट्रा चीज आ गई Z, इसलिए कॉस गामा और यूज कर लेंगे। वेरी इजी टू रिमेंबर। So this and this are exactly same. ठीक है? This is the very first equation of the, I mean, very first बोलूंगा उस सेंस में कि अब यहां से हमारा एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है। वहां पे तो पहले तो हमने लिखा था कोऑर्डिनेट प्लेन्स का इक्वेशन, उसके बाद पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स का इक्वेशन लिखा था। दे वर वेरी बेसिक थिंग्स। आगे समझ में पक्का? ठीक है। So Lx plus My plus Nz is equal to D, कार्टेशियन फॉर्म हो गया। R dot n cap is equal to D, वेक्टर फॉर्म हो गया। n cap is a unit vector perpendicular to the plane. D is the distance of the plane from the origin. करूं प्रोसीड आगे? ठीक है। नेक्स्ट, सपोज एक प्लेन है जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। अ प्लेन which is passing through a point and perpendicular to a given vector n। तो पहले तो ये सोचना है कि are these two conditions sufficient to write the equation of the plane? ठीक है, लास्ट डेरिवेशन है आज के लिए।
एक प्लेन है हमारे पास ऐसे, पॉइंट ए से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एन। अच्छा, एक और बात बिफोर आई फॉरगेट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसे दो प्लेन हो जाएंगे, ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे, एक इधर होगा एक नीचे भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो अपन आगे जाके भी पढ़ेंगे कि अगर प्लेन पॉइंट प्लेन के एक साइड में लाई कर रहा है या दूसरी साइड में लाई कर रहा है तो उसके साइन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, ऑब्वियसली डी हैज टू बी पॉजिटिव क्योंकि ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू डी, या मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस डी आ जाएगा। तो वो तो ऑब्वियस है कि दो ऐसे प्लेन्स हो जाएंगे सेम डिस्टेंस पे, करेक्ट। नाउ लेट अस कम बैक। एक पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। इस बार मैंने यूनिट वेक्टर नहीं लिया है, ध्यान रखना है, क्योंकि हम नॉर्मल फॉर्म नहीं निकाल रहे। Is it sufficient to write the equation of the plane? That means will there be a unique plane? एक से ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे? बताओ। क्या हो गया? इतना मुश्किल काम है? हाँ बता। हम्म। बस हो गया, बिल्कुल सही बोल रहे, ठीक है। सेम रीजन है पिछली बार जो दिया था, पिछली बार में डिस्टेंस गिवन था, इस बार डिस्टेंस नहीं देके एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया है। ये वेक्टर है मेरे पास, इसके परपेंडिकुलर है, तो प्लेन तो ऐसे ही बनेगा, या तो ऐसे या नीचे या नीचे या ऊपर ऊपर, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर पॉइंट से भी पास हो रहा है, फिक्स पॉइंट से, तो उससे पास होने वाला, क्योंकि ये तो प्लेन तो पूरी तरह से स्पेस को कवर करेगा ना, ठीक है। तो वो एक ही प्लेन हो जाएगा ऐसा। Of course, there will be a unique plane satisfying these two conditions. Therefore, we can definitely write the equation of the plane. आया समझ में? ठीक है। Take any point P on the plane जिसका पोजीशन वेक्टर R है, ठीक है। AP वेक्टर निकालेंगे, AP वेक्टर हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर AP is perpendicular to vector n, so AP dot n will be equal to 0. इसको लिखेंगे R minus A dot n is equal to 0. That means R dot n is equal to A dot n. ठीक है। A डॉट n एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको मैंने Q से रिप्रेजेंट कर दिया, तो R डॉट n is equal to Q. This is the equation of the plane where vector n is a vector which is perpendicular to the plane. ये वाला भी है और ये वाला भी सही है, ये भी यूज करते हैं। इस वाली फॉर्म के लिए बोलेंगे द प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। ए जो है वेक्टर ए जो है वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां से प्लेन पास हो रहा है। वेक्टर एन जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। सो आइदर दिस फॉर्म और दिस फॉर्म दोनों सेम है। इनफैक्ट ये वाला फॉर्म मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि मैं इसको पिछले वाले से सिंक्रोनाइज करूंगा, ठीक है। सो नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, इसको मैं पिछली वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। कैसे? एन कैप से ये एन के मॉड से डिवाइड कर देंगे,
n के मोड से डिवाइड किया तो ये वापस क्या आ गया, n कैप, विच इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा जो पिछली बार मैंने यूज किया था d, यानी ओरिजिन से डिस्टेंस। करेक्ट। तो ये वाला क्या हो गया, 1 पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म हो गया। जैसे 2D में हम लेते हैं 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, वही चीज हो गई 1 पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म। r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0, यहां से ये कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, इसको चेंज करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। अब मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं कि दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, नाउ इट इज अंडरस्टूड। r को लेंगे वही xi प्लस yj प्लस z के, a इज अ पॉइंट, गिवन पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे, जैसे x1 y1 z1, तो x1i प्लस y1j प्लस z1k। ठीक है, वेक्टर n एक बार लिखे देता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा। लेट r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, वेक्टर a इज इक्वल टू x1i y1j प्लस z1k, एंड वेक्टर n को मैंने लिया। अब देखो यहां पे थोड़े इश्यूज आएंगे सिंबल्स के, सिंबल्स बहुत सारे यूज करने पड़ेंगे 3D में, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आई विल एक्सप्लेन एज मच एज पॉसिबल, बट यू हैव टू बी केयरफुल। आई एम टेकिंग दिस इज AI plus BJ plus CK. Now be careful, this A is not the magnitude of this A, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहां पर जो ABC में यूज कर रहा हूं, दे आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर n, and vector n is a normal to the plane, so I would say ABC are the direction ratios of the normal to the plane. ABC are the direction ratios of the normal to the plane. अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपन, तो r माइनस x माइनस x1 इंटू a आ जाएगा, तो a इंटू x माइनस x1, b इंटू y माइनस y1, c इंटू z minus z1 is equal to 0. This is the equation of a plane passing through the point x1 y1 z1, passing through the point x1 y1 z1, and ABC का मीनिंग बताओ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। बार बार बोलना है, ये केवल डायरेक्शन रेशियो बोला तो सब गलत करके आओगे। ABC आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। प्लेन का कोई डायरेक्शन रेशियो नहीं होता, लाइन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं, तो वो हम हमेशा नॉर्मल का यूज करेंगे प्लेन के लिए। ठीक है, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through the point x1 y1 z1, and ABC are the direction ratios of the normal to the plane. आगे समझ में? इसी को अगर मैं आगे सिंप्लीफाई कर दूं, ये वाली फॉर्म जैसे मैंने यहां पे सिंप्लीफाई किया इसी को, वैसे अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा ax प्लस by प्लस cz, ठीक है, माइनस ax1 माइनस by1 माइनस cz1, ऑल ऑफ देम आर कॉन्स्टेंट्स, तो उन सबका सम भी एक कांस्टेंट हो गया, उसको मैंने d से रिप्रेजेंट कर दिया से। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। एनी लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x y z will always represent a plane in 3D space. आगे समझ में? 2D से कंपेयर कर देते हैं। 2D में ये वाला लाइन का इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c0, बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन आ गया।
एक और अगर याद हो तो 2D में ax प्लस बी वाई प्लस सी 0 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से जब डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को तो वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। याद आया? वो यहां पर है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को तो वो वाली चीज और ये वाली चीज सेम बन जाएगी, तो वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी थ्योरी काफी है, थ्योरी होने के बाद अभी 2 क्लास कम से कम थ्योरी का और चलेगा, उसके बाद ही हम एग्जाम्पल्स या प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। थ्योरी खूब अच्छे से आना चाहिए, मैंने सब तरफ से बताने की कोशिश की है। वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, 2D से कनेक्शन, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू रिमेंबर। ठीक है, अगर इतना सब कर लिया तो एकदम 3D आसान लगेगा। ओके, दैट्स ऑल। Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. ओके, बाय बाय।